हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी। तो इस समय हम कर रहे हैं आपका बीटीसी प्रथम सेमेस्टर की बुक कौन सी है आपकी एजुकेशन 1 हम कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ये आपका बस 1 से 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मुश्किल से 2 क्लासेस ही लाएंगे, थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी, आपकी वीडियो ज़्यादा नहीं बनेंगे और एजुकेशन 1 आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम एजुकेशन जो है 2 की क्लास लाने लगे, यानी कि सारी चीज़ें हम बहुत जल्दी कवर करा के फिर आपको चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। और पेट का एग्ज़ाम होने के बाद हम बेहतर तरीके से आपको इन चीज़ों को बोर्ड पे भी कराएंगे। जो सुपर टेट का सिलेबस है वो लाइन टू लाइन कराएंगे, उसमें यूपी टेट और सुपर टेट आपका सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बुक रीडिंग हम कर लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखिए हम कहाँ तक कर चुके हैं। यहाँ पर हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। देखिए एक ये बाल विकास वाली यूनिट, अब बार बार क्या बताएं, रोज़ हम बताते ही हैं आपको कि क्या क्या हमने कंप्लीट किया है इसमें। तो बाल विकास की यूनिट कंप्लीट हो गई थी और अधिगम की भी यूनिट हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अब बचता है हमारा, यहाँ पर आता है ये पठार जो है वक्र, ये सारी चीज़ें कर ली थी। अब आता है आखिरी यूनिट, क्या है आपका अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन यानी कि अप्रेरणा आता है आपका। तो इसमें देखेंगे हम, जहाँ तक आज कंप्लीट कर पाएंगे। अप्रेरणा का अर्थ, प्रकार एवं महत्व तो हम देखेंगे ही। ध्यान देखेंगे, अर्थ, प्रकार एवं ध्यान को प्रभावित करने वाले कारक। अब देख रहे हैं हम कि कितना हम इन चीज़ों को कवर कर पा रहे हैं। बस उन्हीं चीज़ों को आगे पढ़ें। फिर रुचि है, स्मृति है, विस्मरण है और सांख्यिकी। ये आपको मैथ्स में हम एक वीडियो बना के मैथ्स में अच्छे तरीके से समझा देंगे बोर्ड पे ही, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं, इसको बोर्ड पे बता देंगे। बाकी आपको क्या पढ़ना है यहाँ पर, अभिप्रेरणा, ध्यान, रुचि, स्मृति और विस्मरण। तो आइए सीधे हम आते हैं टॉपिक पे। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, चलिए तो हम आ गए हैं सीधे अपने चैप्टर पे। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम देखेंगे, ध्यान से देखते हैं। चैप्टर में हम देखेंगे अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषाएं, अभिप्रेरणा के प्रकार, शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व और अभिप्रेरणा की विधियाँ। जितना हम कंप्लीट कर पाएंगे उतना हम करेंगे आज। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, यानी कि मोटिवेशन, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि व्यवहार को समझने के लिए अभिप्रेरणा प्रत्यय का अध्ययन अति आवश्यक है। ठीक है, अभिप्रेरणा शब्द का प्रचलन अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन के समानार्थी के रूप में होता है। यानी कि पूछा जाए कि अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो मोटिवेशन कहते हैं। ये कभी कभार क्या है आपका यूपी टेट में पूछ लिया जाता है। अगर पूछा जाए कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो लैटिन भाषा के मोटम धातु से हुई है। अप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? अप्रेरणा की उत्पत्ति हुई है आपकी लैटिन भाषा के मोटम धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, मूव या इंसाइट टू एक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो सीधे सीधे यही पूछा जाएगा आपसे कि अप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है तो लैटिन भाषा के मोटम से हुई है। बस इतना याद रखेंगे, अर्थ उसका क्या है, मूव करना। ठीक है, अब ये चीज़ें हो गई। फिर आगे हम देखते हैं, आगे हम देख रहे हैं कि अतः प्रेरणा एक संक्रिया है जो जीव को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है। जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो हमारे अंदर एक इच्छा उत्पन्न होती है। इसके फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जो प्रेरक शक्ति को गतिशील बनाती है। प्रेरणा इन इच्छाओं और आंतरिक प्रेरकों तथा क्रियाशीलता की सामूहिक शक्ति के फलस्वरूप है। उच्च प्रेरणा हेतु इच्छा चाहिए जिससे अधिक ऊर्जा उत्पन्न हो, गतिशीलता उत्पन्न हो। अभिप्रेरणा द्वारा व्यवहार को अधिक दृढ़ किया जा सकता है। यानी कि अभिप्रेरणा से क्या है, बहुत सारी चीज़ों को मोटिवेट हो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम कर लेते हैं आसानी से। कुछ परिभाषाएं हैं जिसके अनुसार हम पढ़ते हैं और यहाँ से आपके पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंडसन के अनुसार क्या है, फ्रेंडसन ने क्या कहा है कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। क्या कहा है इन्होंने कि सीखने में सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं। फिर गुड ने क्या कहा है, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। इन्होंने कहा है कि किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। कई बार ये आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका। गुड के अनुसार किसी कार्य को आरंभ करने, जारी करने और नियमित बनाने की प्रक्रिया जो है प्रेरणा कहलाती है। फिर लोवेल ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है प्रेरणा एक ऐसी मनोशारीरिक अथवा आंतरिक प्रक्रिया है जो किसी आवश्यकता की उपस्थिति में प्रादुर्भूत होती है। यह ऐसी क्रिया की ओर गतिशील होती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हो गई। अब क्या लिखा हुआ है आगे कि उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि अभिप्रेरणा एक आंतरिक कारक या स्थिति है जो किसी क्रिया या व्यवहार को आरंभ करने की प्रवृत्ति जागृत करती है या व्यवहार की दिशा तथा मात्रा पर भी निश्चित करती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभिप्रेरणा की स्थिति कौन सी है तो आंतरिक स्थिति, यानी कि हमारे अंदर से जो है अभिप्रेरणा आती है। अब हम देख रहे हैं अभिप्रेरणा के प्रकार।
तो यहाँ पर बताया गया है कि अभिप्रेरणा के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं प्रेरणा के 2? एक है प्राकृतिक अभिप्रेरणा, एक है मनोदैहिक, एक है सामाजिक, ठीक है, एक है कृत्रिम, सॉरी, एक है प्राकृतिक और एक है कृत्रिम। तो हम देखते हैं प्राकृतिक के अंतर्गत आपका क्या क्या आएगा, मनोदैहिक प्रेरणाएं, सामाजिक प्रेरणाएं और व्यक्तिगत प्रेरणाएं। और कृत्रिम के अंतर्गत आएगा दंड, पुरस्कार, सहयोग, लक्ष्य, अभिप्रेरणा। ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो पहली हमारी क्या है, प्राकृतिक, और दूसरी है कृत्रिम, ठीक है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, याद रखिएगा। अभिप्रेरणा 2 टाइप्स, पहला क्या है, नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्राकृतिक अभिप्रेरणा के कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो पहली क्या है, मनोदैहिक प्रेरणाएं। यह प्रेरणा मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित है। चीज़ों को नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यह प्रेरणाएं मनुष्य के शरीर और मस्तिष्क से संबंधित हैं। इस प्रकार की प्रेरणाएं मनुष्य को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जैसे खाना पीना, काम, चेतना, आदत एवं भाव, संवेगात्मक प्रेरणा आदि। देखिए, ये पूछा जाता है आपसे कि खाना पीना, ये सारी चीज़ें कौन सी प्रेरणा है, तो आप कहेंगे मनोदैहिक प्रेरणा है, याद रखिएगा। फिर अगली आती है सामाजिक प्रेरणाएं। इसके में क्या कहा गया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है वही समाज व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करता है। सामाजिक प्रेरणाएं समाज के वातावरण में ही सीखी जाती हैं, ठीक है, जैसे स्नेह, प्रेम, सम्मान, ज्ञान, पद, नेतृत्व, ये दे देगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सी प्रेरणा है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति है तो ये प्रेरणाएं होती हैं। फिर अगला क्या है, व्यक्तिगत प्रेरणाएं। तो व्यक्तिगत प्रेरणाओं के अंतर्गत क्या क्या आता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उनको माता पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ ही पर्यावरण की विशेषताएं छात्र के विकास पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं। पर्यावरण बालकों के शारीरिक बनावट को सुडौल और सामान्य बनाने में सहायक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ही व्यक्तिगत प्रेरणाएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके अंतर्गत रुचियां, दृष्टिकोण, स्वधर्म, नैतिक मूल्य आदि होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका प्राकृतिक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आई, तो इनको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कृत्रिम प्रेरणा क्या होती है, ठीक है। अब कृत्रिम प्रेरणा कैसे कैसे पाई जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल जो ऊपर से होती है। तो पहला क्या है, दंड, पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार, तो हम कहते हैं यहाँ पर कि विद्यालय के कार्यों में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए इसका विशेष महत्व है। दंड एक सकारात्मक प्रेरणा होती है। पहला क्या है, क्या कहा गया है कि दंड जो है एक सकारात्मक प्रेरणा है, इससे विद्यार्थियों का हित होता है। फिर दूसरा क्या कहा गया है, पुरस्कार एक स्वीकारात्मक प्रेरणा है, यह भौतिक, सामाजिक और नैतिक भी हो सकता है। यह बालकों को बहुत प्रिय होता है, अतः शिक्षकों को सदैव इसका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो हो गया क्या, दंड एवं पुरस्कार का प्रयोग किसे करना चाहिए, शिक्षक को करना चाहिए। उन्हें दंड भी छात्रों को समय समय पर देना चाहिए और पुरस्कार और प्रशंसा ये सारी चीज़ें भी करनी चाहिए। इससे बच्चे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। फिर अगला हमारा आता है सहयोग। ये सब कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत आ रहा है। फिर अगला हमारा क्या आता है, सहयोग। यह तीव्र अभिप्रेरक है, अतः इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। प्रयोजना विधि का प्रयोग विद्यार्थियों में सहयोग की भावना जागृत करता है, ठीक है। फिर अगला है लक्ष्य, आदर्श और सौद्देश्य प्रयत्न। तो प्रत्येक कार्य में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। यह स्पष्ट, आकर्षक, सजीव, विस्तृत एवं आदर्श होना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, अभिप्रेरणा में परिपक्वता आगे है। तो इसमें क्या कहा गया कि विद्यार्थियों में प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है कि उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाए, जिससे कि वे शिक्षा ग्रहण कर सकें। फिर अगला आता है अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान, ठीक है। क्या है, अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान। इसमें क्या कहा गया है कि अप्रेरणा को अधिकाधिक तीव्र बनाने के लिए आवश्यक है कि समय समय पर विद्यार्थियों को उनके द्वारा किए गए कार्य में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए, जिससे वह अधिक उत्साह से कार्य कर सकें। अगला है हमारा पूरे व्यक्तित्व को लगा देना। अभिप्रेरणा के द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति से किसी विशेष भावना की संतुष्टि न होकर पूरे व्यक्तित्व का संतोष प्राप्त होना चाहिए। समग्र व्यक्तित्व को किसी कार्य में लगाना प्रेरणा उत्पन्न करने से बड़ा अच्छा साधन है, ठीक है, करने का बड़ा अच्छा साधन है। फिर अगला हमारा क्या आता है, भाग लेने का अवसर देना। पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें तो समझ में आ ही जाएंगी, ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। विद्यार्थियों में किसी कार्य में सम्मिलित होने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें काम करने का अवसर देना चाहिए। फिर आगे है व्यक्तिगत कार्य प्रेरणा एवं सामूहिक कार्य। इसमें क्या कहा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर व्यक्तिगत और फिर उसे सामूहिक प्रेरणा में परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिगत प्रगति ही अंत में सामूहिक प्रगति होती है। फिर हम बात करते हैं प्रभाव के नियम की। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य आनंदानुभूत है, अतः मनोविज्ञान के प्रभाव के नियम सिद्धांत को प्रेरणा हेतु अधिकता में प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंतर्गत 3 चीज़ें, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब हम देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है प्रेरणा के चैप्टर में। अब अभिप्रेरणा का महत्व है शिक्षा में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बाकी याद करने वाली चीज़ें नहीं, एक बार सुनेंगे आप याद हो जाएगा, कोई खास चीज़ ऐसी नहीं है। तो हम बात करेंगे बालकों के सीखने की प्रक्रिया अप्रेरणा के द्वारा ही आगे बढ़ती है। प्रेरणा के द्वारा ही बालकों में शिक्षा के कार्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है और यह संघर्षशील बनता है, वह संघर्षशील जो है बालक बनता है। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का महत्व निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला क्या है, सीखना यानी लर्निंग। तो सीखने का मुख्य आधार क्या है, प्रेरणा है। अगर बच्चों को प्रेरित करेंगे तो वो सीखने में और अधिक तत्पर होंगे। सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम एक प्रेरक का कार्य करता है। तो सीखने की क्रिया में परिणाम का नियम क्या काम करता है, एक प्रेरक का काम करता है, यानी कि प्रेरणा देने वाले का काम करता है। जिस कार्य को करने से सुख मिलता है अतः वह पुनः करता है एवं दुख होने पर छोड़ देता है, यही परिणाम का नियम है। अतः माता पिता व अन्य के द्वारा बालक की प्रशंसा करना प्रेरणा का संचार करता है। ठीक है, फिर अगला आता है लक्ष्य की प्राप्ति। इसमें क्या है कि प्रत्येक विद्यालय का एक लक्ष्य होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में प्रेरणा की मुख्य भूमिका होती है। ये सभी लक्ष्य प्राकृतिक प्रेरकों के द्वारा प्राप्त होते हैं। फिर अगला क्या है, चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण शिक्षा का श्रेष्ठ गुण है। इससे नैतिकता का संचार होता है, अच्छे विचार व संस्कार जन्म लेते हैं, उनका निर्माण होता है। अच्छे संस्कार निर्माण में प्रेरणा का प्रमुख स्थान है। फिर आता है अवधान, अटेंशन। ये शब्दावली आपसे पूछी जाती है। सफल अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों का अवधान पाठ की ओर बना रहे। ठीक है, यह प्रेरणा पर ही निर्भर करता है। प्रेरणा के अभाव में पाठ की ओर अवधान नहीं रह पाता है, यानी कि बच्चे अटेंशन नहीं दे पाते हैं पढ़ाई की ओर। फिर हम देखते हैं अध्यापन विधियों की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि शिक्षण में परिस्थिति के अनुरूप अनेक शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार प्रयोग की जाने वाली शिक्षण विधियों में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। फिर अगला क्या है, पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम। तो पाठ्यक्रम के बालकों के पाठ्यक्रम निर्माण में भी प्रेरणा का प्रमुख स्थान होता है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो उसमें प्रेरणा एवं रुचि उत्पन्न कर सके, तभी सीखने का वातावरण बन पाएगा। फिर अगला है अनुशासन। तो यदि उचित प्रेरकों का प्रयोग विद्यालय में किया जाए तो अनुशासन की समस्या पर्याप्त सीमा तक हल हो सकती है। तो ये हो गया शिक्षा में महत्व किसका, अभिप्रेरणा का। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत अधिक चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन आपकी परिभाषा से या तो बन जाते हैं और भी चीज़ों से बन जाते हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा आपको। फिर आगे क्या है कि अप्रेरणा को प्रभावित करने वाले अप्रेरणा की विधियाँ। ठीक है, अप्रेरणा करने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। कक्षा शिक्षण में प्रेरणा का अत्यंत महत्व है। कक्षा में पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर प्रेरित किया जाना चाहिए। प्रेरणा की प्रक्रिया में वे अनेक कार्य हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न छात्रों का व्यवहार भिन्न होता जाता है, जैसे सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाएं, पूर्व अनुभव, आयु तथा कक्षा का वातावरण आदि सभी तत्व प्रेरणा की क्रिया में सहयोग प्रदान करते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को सीखने तथा प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा प्रयोग है। पहला क्या है, खेल, यानी खेल के द्वारा बच्चों को प्रेरित किया जा सकता है। तो इतना ज़्यादा इसके अंदर डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम पढ़ देते हैं। छात्र उन आनंददायक अनुभवों को सीखते हैं जिनसे संतोष प्राप्त होता है। खेलों से संतोष प्राप्त होता है। शिक्षकों को खेलों द्वारा आनंददायक अनुभव देने चाहिए जिससे विद्यार्थी को संतोष मिले, और संतोष प्रेरणा ही विद्यार्थी को अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर अगला है रुचियाँ, यानी बच्चे की रुचि होगी तभी पढ़ेगा। ठीक है, विद्यार्थी जिस कार्य में अधिक रुचि लेता है उसमें उसकी अधिक अभिप्रेरणा होगी और अप्रेरणा से वह कार्य शीघ्र एवं भली भांति सीखा जा सकेगा उसके द्वारा। अतः शिक्षक को विद्यार्थियों की रुचियों की पहचान कर तदनुरूप शिक्षण कार्य करना चाहिए। फिर देखते हैं सफलता की बात करेंगे। अध्यापक को समस्त कक्षा के लिए सफलता के लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए जिनकी प्राप्ति सुगमता से हो सके। यदि विद्यार्थी का लक्ष्य लाभप्रद है तो वह सफलता प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होगा और तुरंत मिलने वाले लाभ को छोड़ देगा। फिर आगे देखते हैं प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन, जो आजकल चल रहा है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में प्रतियोगिता प्रेरणा एक विशिष्ट साधन है। विद्यालय में अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य प्रतियोगी कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरणा प्रदान कर सकता है। फिर बात करते हैं सामूहिक कार्य का। विद्यार्थी अवलोकन और अनुकरण द्वारा सुगमता से सीखता है, इसलिए विद्यार्थी को प्रेरित करने के लिए अध्यापक को सामूहिक कार्यों के आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसको देखकर विद्यार्थी अनुकरण कर सकें। ऐसे आदर्शों का प्रदर्शन श्रव्य और दृश्य सामग्री के लिए किया जाता है। छात्रों को सामूहिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ और सुन लिया आप, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और एक होती है श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, TLM में यूज करते हैं। श्रव्य में जैसे आपका रेडियो हो जाएगा, ठीक है,
दृश्य में जैसे आपका चार्ट पेपर हो जाएगा या एटलस हो जाएगा, और दृश्य श्रव्य में जैसा कि आपका टेलीविज़न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भी चीज़ें आगे आएंगी, उन सभी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हो गई। फिर आगे देखते हैं प्रशंसा को सुदृढ़ करना। ठीक है, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने में प्रशंसा अधिक प्रभावशाली होती है। प्रेरणा की यह सुदृढ़ता व्यक्तिगत विद्यार्थियों में भिन्न भिन्न होती है। उचित अवसर पर ही प्रशंसा का प्रयोग करना चाहिए। फिर अगला क्या है, पुरस्कार द्वारा उत्साहवर्धन। शिक्षक को विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके कार्य पर पुरस्कार प्रदान करने चाहिए। पुरस्कार विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उत्साहवर्धन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शिक्षक को पुरस्कार का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे विद्यार्थी में प्रेरित होकर स्वतंत्र रूप से घर पर पढ़ने की रुचि बनी रहे। फिर अगला हमारा आता है ध्यान। जैसा कि अटेंशन अभी हमने पढ़ा था, तो क्या कहा गया है कि ध्यान एकाग्रता भी प्रेरणा में सहायक होते हैं। अध्यापक छात्रों का ध्यान एकाग्र कर दूसरे शिक्षण कार्यों में प्रेरित कर सकता है। फिर अगला है सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सहयोग एवं सहभागिता भी प्रेरणा का महत्वपूर्ण साधन है। सहयोग की भावना पर ही समूहों का निर्माण होता है। सहयोग और सहभागिता द्वारा संपूर्ण कक्षा को अध्ययन में व्यस्त रखा जा सकता है। फिर अगला है कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे कक्षा में बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा दोनों ही आवश्यक हैं। बाह्य प्रेरणा का संबंध विद्यार्थियों के बाह्य वातावरण से होता है, जबकि आंतरिक प्रेरणा का संबंध बालक की जो है रुचियों, अभिरुचियों, दृष्टिकोण और बुद्धि आदि से होता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, यह प्राकृतिक अभिप्रेरणा होती है। इसके लिए शिक्षण विधि की आवश्यकता का ज्ञान आत्म प्रदर्शन के अवसर योग्यतानुसार देना चाहिए। अवसर जो है योग्यतानुसार देना चाहिए। तो ये हो गया आपका अभिप्रेरणा कंप्लीट हो गया, कुछ खास नहीं था। अच्छा हाँ, अभी तो और है, रुकिए देख लेते हैं, थोड़ा सा और है, इसको भी देख लेते हैं, तो आज ही इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालय व्यवस्था के संदर्भ में समुदाय के सक्रिय सदस्यों की का अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या है कि विद्यालय व्यवस्था का संचालन एक महत्वपूर्ण विषय है। विद्यालय व्यवस्था का आदर्श स्वरूप प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों का उचित उपयोग किया जाए। फिर कहा गया है कि मानवीय पक्ष में के उचित कार्य के लिए यह आवश्यक है कि उनको समय समय पर अभिप्रेरित किया जाए, जिससे अपने कर्तव्य के प्रति उत्साह बना रहे। मानवीय पक्ष की उदासीनता समाप्त करने का प्रमुख साधन अभिप्रेरणा है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, इनको भी जान लेते हैं। तो कुछ उदाहरण क्या है कि समुदाय के सक्रिय सदस्यों का प्रेरण। ठीक है, तो समुदाय में इस प्रकार के अनेक व्यक्ति होते हैं जो धन एवं मानव शक्ति से संपन्न होते हैं। उन्हें विद्यालय से जोड़ने के लिए विद्यालय कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए तथा मुख्य अतिथि का पद प्रदान किया जाए। शिक्षा के महत्व एवं विद्यालय की समस्याओं से अवगत कराया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि आपके द्वारा विद्यालय व्यवस्था में सहयोग करने से आपके यश में वृद्धि होगी तथा समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। इस प्रकार के अभिप्रेरण से उनका विद्यालय में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार समुदाय के अन्य सक्रिय सदस्यों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। इस कार्य से अधिगम प्रक्रिया में जो है तीव्रता आएगी। फिर हम देखते हैं ग्राम शिक्षा समितियों का प्रेरण इन्हें कैसे प्रेरित करना चाहिए। ग्राम शिक्षा समितियों का, तो ग्राम शिक्षा समितियों के अभिप्रेरण का मुख्य दायित्व शिक्षक एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों का होता है। यदि शिक्षा समिति उदासीन है, ठीक है, यदि ग्राम शिक्षा समिति उदासीन है तो इसके लिए मासिक बैठक में शिक्षक के द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को बताया जाए कि वह विद्यालय तथा उसके छात्र एवं छात्राएं आपके हैं, ऐसा बताया जाए। अतः आपका दायित्व है कि विद्यालय एवं छात्रों की संपूर्ण व्यवस्था पर आप ध्यान दें। ग्राम शिक्षा समिति के उचित सुझावों को स्वीकार करना चाहिए तथा उसके सदस्यों को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। अच्छी ग्राम शिक्षा समिति को पुरस्कार भी प्रदान करना चाहिए, जिससे उसके सदस्यों में सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना का विकास होगा तथा वह अपनी आदर्श भूमिका प्रस्तुत करेंगे। फिर आगे हम बात करते हैं यहाँ पर शिक्षित एवं बेरोजगार युवक युवतियों का अभिप्रेरण। अनेक ग्रामों में शिक्षित युवक एवं युवतियाँ बेरोजगारी की स्थिति में होती हैं। ऐसे युवक एवं युवतियों को विद्यालय व्यवस्था से संबद्ध करके छात्रों के अधिगम स्तर को तीव्र बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें अनेक प्रतिभाओं से संपन्न युवक एवं युवतियाँ सम्मिलित होते हैं। उनकी इस प्रतिभा का उपयोग करके विद्यालय व्यवस्था एवं छात्रों के अधिगम स्तर को तीव्र बनाया जा सकता है। विद्यालय कार्यक्रमों में ऐसे शिक्षित बेरोजगारों को पुरस्कार प्रदान करना चाहिए, यानी किया जाए, तथा समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा उनके कार्य की प्रशंसा एवं सराहना भी की जानी चाहिए। फिर आगे क्या है कि इस प्रकार
व्यवस्था का आदर्श रूप से स्थापित करने के लिए ग्राम शिक्षा व्यवस्था को जो है आदर्श रूप से स्थापित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति समाज के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय सदस्य एवं शिक्षित बेरोजगारों के सहयोग एवं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तभी हम शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेंगे। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि विद्यालय व्यवस्था एवं अधिगम प्रक्रिया में सामाजिक अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो ये हो गई अभिप्रेरणा, कंप्लीट चैप्टर हो गया आपका। फिर आता है ध्यान। देखेंगे ध्यान थोड़ा सा लंबा है तो आज हम नहीं पढ़ेंगे, ध्यान को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अब जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझिए, इतनी भी जल्दी नहीं है कुछ किसी चीज़ की। तो चलिए, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। बस रीडिंग करनी है आपको। आज की क्लास में ज़्यादा कुछ खास नहीं था, प्रेरणा से जो पूछी जाती हैं वो सारी चीज़ें थी। ठीक है, अब प्रेरणा तो अपना पढ़ते रहिए अच्छे से। और कल से आपकी यूपी SSC पेट की जो है मैराथन आ रही है, उसको देख लीजिएगा। वहाँ से आपके क्वेश्चन अगर 5 नंबर की मैराथन है तो 4 नंबर आपके जरूर आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे। तो ये विश्वास आप बना सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन बनाना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।